आज की वारदात है बिहार से, जहां एक मर्डर केस सबको हिलाकर रख दिया था। और ये वारदात इतनी उलझी हुई थी कि सीबीआई को सुसाइड केस कह के बंद करना पड़ा। साल 1999। पटना में रहने वाली शिल्पी जैन, जो बहुत खूबसूरत थी, वो मिस पटना भी रह चुकी थी। एक दिन वो रिक्शा में बैठकर अपने इंस्टीट्यूट जा रही थी। तभी उसके अपने बॉयफ्रेंड गौतम सिंह का एक दोस्त रास्ते में मिल गया। उसने शिल्पी को इंस्टीट्यूट छोड़ देने की बात कही, जो कि शिल्पी उस लड़के को गौतम की वजह से पहले से जानती थी। लिहाजा वो उसके साथ गाड़ी में सवार हो गई। लेकिन वो लड़का शिल्पी को इंस्टीट्यूट ले जाने के बजाय पटना के बाहरी इलाके में मौजूद फुलवारी शरीफ के वाल्मी गेस्ट हाउस में ले गया। जब शिल्पी ने उस लड़के से वहां जाने की वजह पूछी तो उसने कहा कि गौतम भी वहीं पर मौजूद है। गौतम के वहां मौजूद होने की बात सुनकर शिल्पी शांत हो गई। इसी दौरान शिल्पी के वहां पहुंच जाने की जानकारी गौतम सिंह को मिली। तब वो भागा भागा वाल्मी गेस्ट हाउस पहुंचा, क्योंकि गौतम जानता था कि वाल्मी गेस्ट हाउस की पहचान अय्याशी के अड्डे के रूप में होती है और वहां कई तरह के गलत काम होते हैं। गेस्ट हाउस के अंदर का मंजर देखकर गौतम के होश उड़ गए। वहां एक कमरे में कई लोग शिल्पी की असमत लूटने की कोशिश कर रहे थे। गौतम शिल्पी को बचाने की कोशिश करने लगा। दोनों मिलकर उन दरिंदों का विरोध करने लगे, लेकिन उन बहसी लोगों के सामने उन दोनों की एक नहीं चली। बताया जाता है कि पहले वहां शिल्पी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उन दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उधर जब देर तक शिल्पी इंस्टीट्यूट से घर नहीं पहुंची तो लोग परेशान हो गए और उसके दोस्तों जानने वालों को फोन करने लगे, मगर उन्हें शिल्पी की कोई खबर नहीं मिली। थक हार कर शिल्पी के घर वाले पुलिस के पास पहुंचे, मगर अगले रोज तक भी पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला। 3 जुलाई 1999 रात के 9 बजे बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान थाने इलाके में आने वाले एक बड़े बंगले में 2 लाश मिलने की खबर पुलिस को मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस उस बंगले पर पहुंची तो गैराज में खड़ी एक मारुति कार से 23 साल की युवती और करीब 28 साल के युवक की लाशें बरामद हुई। उनके बदन पर पूरे कपड़े नहीं थे। युवक की शिनाख्त गौतम सिंह के तौर पर हुई थी। वह NRI डॉक्टर BN सिंह का बेटा था। उसे राजनीति करना पसंद था। यही वजह थी कि वह तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई और लालू यादव के साले साधु यादव का करीबी था। जबकि युवती की पहचान पटना में रेडीमेड कपड़ों के शोरूम कमला स्टोर के मालिक उज्जवल कुमार जैन की बेटी शिल्पी जैन के रूप में हो गई थी। मौके पर पुलिस ने पाया कि गौतम के शरीर पर ऊपरी हिस्से में कोई कपड़ा नहीं था, जबकि शिल्पी के बदन पर सिर्फ एक टी-शर्ट थी, वो भी गौतम की। जिस बंगले के परिसर में लाश समेत वो कार मिली थी, वो गौतम का ही घर बताया जा रहा था। गौतम के पिता बाहर रहते थे, वो अकेले ही वहां रहता था। अब सवाल ये था कि दोनों ने आत्महत्या की थी या वो दोनों किसी बड़ी साजिश का शिकार हुई थी। इसी बात को लेकर देर रात तक पुलिस मगजमारी करते रहे, लेकिन जैसे जैसे प्रारंभिक जांच आगे बढ़ी तो इस मामले के तार तत्कालीन सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं से जुड़ने लगे थे। और यही वजह थी कि पहली नजर में ही पुलिस ने इसे प्रेमी प्रेमिका की आत्महत्या से ज्यादा कुछ नहीं माना। पुलिस अधिकारी अभी इस मामले की पहली तफ्तीश कर चैन की सांस भी नहीं ले पाए थे कि इस वारदात को लेकर चौतरफा शोरगुल शुरू होने लगा। मौके पर मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भाई साधु यादव भी पहुंच गया था। यह मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से तूल पकड़ रहा था। लिहाजा पुलिस ने फौरन दोनों लाशों को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। हालांकि गौतम का परिवार उस वक्त विदेश में था। यही नहीं, पुलिस उस कार को ड्राइव करके थाने ले गई जिसमें लाशें थी। इसकी वजह से उसमें मौजूद अधिकतर फिंगरप्रिंट भी मिट गए थे। पुलिस इस मामले में इतनी तेजी दिखा रही थी कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के ही उसने इस वारदात को खुदकुशी का मामला करार दे दिया था। पुलिस पर न जाने ऐसा कौन सा भूत सवार था कि रात में दोनों लाशों का पोस्टमार्टम कराने के बाद फौरन दोनों लाशों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था, जबकि गौतम के परिवार से वहां कोई मौजूद तक नहीं था। लाशें और अधिकतर सबूत पुलिस ने खुद ही खत्म कर दिए थे। लेकिन जब शिल्पी और गौतम की पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तो इस मामले से जुड़े सभी पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके साथ की गई दरिंदगी की गवाही दे रही थी और पुलिस के तमाम दावों को झुठला रही थी। रिपोर्ट से खुलासा हुआ शिल्पी जैन के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उसके कपड़ों पर विरी के जो दाग थे वो 1 से ज्यादा लोगों के थे।
उन दोनों के जिस्म पर खरोचे जाने और जूतों से पीटे जाने के निशान भी शामिल थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आने से मामले ने तुल पकड़ लिया था। अखबारों में इस मामले से जुड़ी खबरें सुर्खियां में थी। अब इस वारदात के पीछे सीधे सीधे मुख्यमंत्री के भाई साधु यादव का नाम आने लगा था और यही वजह थी कि इस मामले को आत्महत्या बताकर पहले दिन से ही पुलिस इस मामले को दबाने में जुट गई थी। साधु यादव के नाम को लेकर विपक्षी ने सीएम राबड़ी देवी पर धावा बोल दिया था। सदन में उन्हें घेरने की तैयारी चल रही थी। इस केस में साधु यादव के साथ साथ सांसदों और कुछ विधायकों के नाम चर्चे में आ गए थे। लिहाजा इस मामले को लेकर विपक्ष के नेता धरना प्रदर्शन करने लगे थे। पूरे राज्य में इस घटना को लेकर बातें हो रही थी। मामला बढ़ता देख प्रदेश की राबड़ी देवी की सरकार ने अंत में 2 महीने बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। इसी दौरान सीबीआई ने सीएम के दबंग भाई साधु यादव से डीएनए के लिए एक ब्लड सैंपल की मांग की थी, लेकिन साधु यादव ने सैंपल देने से साफ इनकार कर दिया था। असल में सीबीआई शिल्पी के डीएनए का मिलान साधु के डीएनए से करना चाहती थी ताकि सबूत और सुराग जुटाया जा सके, लेकिन 4 साल तक चली सीबीआई जांच का कोई नतीजा नहीं निकला। उस वक्त सीबीआई ने एक तत्कालीन सांसद से कई दफा पूछताछ भी की थी, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। इसके बाद सीबीआई ने आखिरकार 1 अगस्त 2003 अपनी फाइल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और इस केस को खुदकुशी बताकर बंद कर दिया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दोनों ने जहर खाकर जान दी है और शिल्पी के कपड़ों पर मिले विरी के निशानों को पसीना बताया गया था। सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट बिल्कुल वैसे ही थी जैसे बिहार पुलिस पहले ही बना चुकी थी, मगर सीबीआई की जांच और रिपोर्ट ने शिल्पी के परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे। शिल्पी का भाई प्रशांत इस मामले को लेकर लगातार आवाज उठाता रहा। वो इस केस को रीओपन कराने के लिए भागदौड़ करता रहा। इसी बीच 2006 में अचानक प्रशांत को अगवा कर लिया गया। पुलिस ने भी उसके अपहरण को सच बताया था, लेकिन अचानक वो लौटकर घर वापस आ गया था। इसके बाद उसने इस केस को लेकर कभी मुंह नहीं खोला। पुलिस भी पता नहीं लगा सकी कि उसका अपहरण किसने किया था। इस केस से जुड़े कुछ सवाल जो सबके मन में थे, जैसे कि क्या वाकई ये वारदात हत्या नहीं सुसाइड थी? इस वारदात के दोषी कौन था? साधु यादव ने अपना ब्लड सैंपल देने से मना क्यों किया? 2006 में शिल्पी के भाई का अपहरण किसने किया था? बंद गैराज के अंदर गाड़ी में लाश होने की सूचना पुलिस को किसने दी थी? पुलिस के ठीक बाद मौके वारदात पर साधु यादव कैसे पहुंचा? जिनका जवाब अगर तलाश किया जाए तो पता चल सकता है कि आखिर शिल्पी जैन और गौतम सिंह की मौत का सच क्या था। फिलहाल 2006 के बाद ना तो किसी ने इस केस की बात की और ना ही ये मामला किसी की जुबान पर आया। अब ये कहानी सिर्फ एक खुदकुशी का मामला बनकर पुलिस और सीबीआई की फाइल में दम तोड़ चुकी है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में? हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची वारदात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।